ओके, सो प्रज्वल का कल का पहले तो केस स्टडी का क्वेश्चन था, ठीक है। पहले मैं उस केस स्टडी के क्वेश्चन का जवाब दे दूं। उसने एक सवाल कल पूछा था कि सर टाटा होल्डिंग और सब्सिडियरी, तो एक्चुअली टाटा ने जैगवार को ना एक्वायर्ड किया है, मतलब उनका सब्सिडियरी होल्डिंग का रिलेशन नहीं है, उसने सीधा मर्जर कर दिया है, ठीक है। तो अपन उसकी सब्सिडियरी या होल्डिंग नहीं बोलेंगे। उसने टाटा ने क्या किया है, जैगवार एंड जो लैंड रोवर है, इस कंपनी को 2.3 बिलियन में खरीद लिया है, ठीक है। ये किसके मॉडल थे? जैगवार कोई कंपनी का नाम नहीं है, वो एक ब्रांड है, एक प्रोडक्ट का नाम है। लैंड रोवर एक प्रोडक्ट का नाम है, और एक इसकी कंपनी कौन सी है? फोर्ड कंपनी। तो 2008 में इन्होंने अप्रोक्सीमेटली 2.3 बिलियन में क्या कर लिया है? टाटा ने जो मॉडल थे जैगवार और लैंड रोवर, उनको एक्वायर कर लिया है। ये मर्जर हुआ है इन लोगों का, ठीक है। मर्जर मतलब होता है किसी और के बिजनेस को एक्वायर कर लेना। तो फोर्ड की कंपनी को खरीदा नहीं है, ठीक है। फोर्ड की कंपनी को खरीदा नहीं है। ओके, सो फोर्ड की कंपनी के दो, ये जो पर्टिकुलर जैगवार और लैंड रोवर, ये जो दो अलग अलग प्रोडक्ट्स है, उनके साथ इन्होंने क्या कर लिया है? मर्जर कर लिया। अब जितनी भी ये कारें बनाती है फोर्ड कंपनी, जैगवार और लैंड रोवर, उस पर किसका अधिकार होता है? टाटा का उस पर राइट होता है। तो इन्होंने उसके लिए क्या किया है? अमाउंट पेड किया है 2.3 बिलियन, ठीक है। सो अभी मेरे ख्याल से प्रज्वल कनेक्ट नहीं हुआ है। अच्छा, रूपाली कनेक्ट हो गई है, ठीक है, वो रिकॉर्डिंग में सुन लेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, रूपाली भी कनेक्ट हो गई है, तो हम आगे बढ़ते हैं। और कल हम लोगों ने बात शुरू कर दिए थे इस चैप्टर की। चैप्टर का नाम क्या है? तो सर चैप्टर का नाम है अकाउंट्स ऑफ होल्डिंग कंपनी। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं यूनिट 1 अकाउंट्स ऑफ होल्डिंग कंपनी। और इस चैप्टर के अंदर हमें बात करना है होल्डिंग और सब्सिडियरी के बीच में जो रिलेशंस होते हैं। तो कल की क्लास में हम लोगों ने क्या बात किए थे कि भाई होल्डिंग कंपनी क्या होती है। सबसे पहले हम लोगों ने होल्डिंग कंपनी का मतलब समझा था। तो होल्डिंग कंपनी का मतलब होता है कि ऐसी कंपनी जो किसी दूसरी कंपनी के ऊपर मोर देन 50% शेयर्स एक्वायर्ड कर ले, या फिर उनके डायरेक्टर्स के कंपोनेंट्स पर, डायरेक्टर के जो कंपोनेंट्स है, मतलब जो सब्सिडियरी कंपनी बन रही है उसके डायरेक्टर्स के ऊपर होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर्स का अधिकार है, या फिर उनके कंपोनेंट्स ज्यादा है। उसके अलावा तीसरा एक और तरीका होता है चेन सिस्टम के थ्रू। चेन सिस्टम के थ्रू भी हम क्या बन सकते हैं? होल्डिंग कंपनी बन सकते हैं। होल्डिंग कंपनी को ही दूसरे भाषा में क्या भी कहा जाता है? पेरेंट कंपनी भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने दूसरा कॉन्सेप्ट समझा था सब्सिडियरी कंपनी का, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट हमने क्या सीखा था? सब्सिडियरी कंपनी का। सब्सिडियरी मतलब कौन सी कंपनी? जो एक्वायर्ड हो जाती है किसके द्वारा? होल्डिंग कंपनी के ज्यादा, जो अपने मोर देन 50% शेयर किसी एक इंडिविजुअल कंपनी को दे दे, या फिर जिस कंपनी के डायरेक्टर्स या बिजनेस कोई दूसरा कंपनी का डायरेक्टर मैनेज कर रहा है, मतलब बाहर वाली कंपनी की मेजोरिटी डायरेक्टर उस कंपनी को अगर कंट्रोल एंड मैनेज कर रहे हैं, तो उसे हम सब्सिडियरी कंपनी कहेंगे। या फिर चेन सिस्टम के थ्रू भी सब्सिडियरी कंपनी बन सकती है। इस सब्सिडियरी कंपनी को हम दूसरे भाषा में सब्सिडियरी कंपनीज को हम क्या भी बोल सकते हैं? डॉटर कंपनी भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्या भी बोल सकते हैं इसे हम? डॉटर कंपनी भी बोल सकते हैं। डॉटर कंपनी, सन कंपनी, ये सब सिर्फ नाम दिए गए, एक्चुअल टेक्निकल नाम नहीं है सारे। यहाँ ये सिर्फ नाम दे दिए गए हैं। आप, क्योंकि ये अगर पेरेंट्स है तो फिर ऑब्वियसली उनके बच्चे होंगे, तो बच्चे को हम या तो बेटा या तो बेटी बोलेंगे, इस पर्पज से बस नाम दे दिया गया। अच्छा, तीसरा एक होता है सिस्टर कंसर्न के बारे में हमने कल बात किया था। हम लोगों ने कल किसके बारे में बात किया था? सिस्टर कंसर्न के बारे में। और सिस्टर कंसर्न क्या होती है? तो सिस्टर कंसर्न का मतलब होता है इनके आपस में तो कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन कोई तीसरी पार्टी की या तीसरी कंपनी की वजह से रिलेशन क्रिएट हो गया। जैसे कि ए कंपनी है, ए कंपनी ने बी कंपनी को एक्वायर्ड करके रखा है, ठीक है। यानी कि ए पेरेंट कंपनी है और इस पेरेंट कंपनी की बी सब्सिडियरी कंपनी। वैसे ही ए ने एक और कंपनी को टेक ओवर करके रखा है, वो है सी। मतलब ए पेरेंट कंपनी है, मतलब ए होल्डिंग कंपनी है, और सी कौन सी कंपनी है? सब्सिडियरी। तो ए का रिलेशन बी के साथ है और ए का रिलेशन सी के साथ है, लेकिन बी और सी का आपस में कोई रिलेशन है क्या? तो आंसर है नो, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन ये पेरेंट है ना, और ये पेरेंट की ही ये दोनों कंपनी है, इसलिए इनके बीच में आपस में जो रिलेशन क्रिएट हो गया, इस कंपनी को कहते हैं सिस्टर कंसर्न। सिस्टर कंसर्न मतलब उनका आपस में तो कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन उनके पेरेंट कंपनी की वजह से उनके बीच में इनडायरेक्टली रिलेशन क्रिएट हो गए। तो इस तरीके की कंपनी को हम कौन सी कंपनी कहते हैं?
सिस्टर कंसर्न। कौन सी कंपनी कहते हैं? सिस्टर कंसर्न। होप आपको सिस्टर कंसर्न की बात समझ में आई। ठीक है, उसके अलावा हमने कल चौथा एक और टर्मिनोलॉजी पढ़ा था। ठीक है, कल हम लोगों ने एक माइनॉरिटी इंटरेस्ट के बारे में भी चर्चा की थी कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या होता है। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट मतलब जो सब्सिडियरी कंपनी होती है उसके होल्डिंग को छोड़कर जितने छोटे मोटे शेयर होल्डर बच गए उस कंपनी के अंदर, ठीक है, एक्सक्लूडिंग होल्डिंग कंपनी के शेयर, एक्सक्लूडिंग होल्डिंग्स, होल्डिंग कंपनी से शेयर। अगर मैं सब्सिडियरी के अंदर होल्डिंग कंपनी के शेयर को एक्सक्लूड कर दूं, हटा दूं, तो फिर जितने भी शेयर्स बच गए वो सब क्या कहलाते हैं? माइनॉरिटी कहलाते हैं। वो सब शेयर होल्डर किस टाइप के शेयर होल्डर कहलाते हैं? माइनॉरिटी। और उस माइनॉरिटी का जितना उसमें हिस्सा होगा उसे हम माइनॉरिटी इंटरेस्ट कहते हैं, कि उन कंपनी माइनॉरिटी शेयर होल्डर का कितना हिस्सा है उस कंपनी के अंदर, कितना इंटरेस्ट है उस माइनॉरिटी शेयर होल्डर का। तो कल हम लोगों ने इसकी एक बात किए थे, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो कल की प्रोबेबल क्लास में हम लोगों ने इतनी टर्मिनोलॉजी की बातें किए थे। हाँ, पहले तो सिलेबस डिस्कस किया था और सिलेबस के बाद हम लोगों ने कुछ टर्मिनोलॉजी देखे थे। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं और क्लास को, मैंने आप लोगों को ये होमवर्क दिया था, याद है आप लोगों को? मैंने क्या कहा था? ये आप लोगों के लिए जो थ्योरी पोर्शन है क्या रहने वाला है? होमवर्क रहने वाला है। तो आप लोगों ने पता नहीं पढ़ा या नहीं पढ़ा, मुझे एक बार रिस्पॉन्स कर दीजिए। तो पढ़ा क्या आप लोगों ने? हाँ सर। यस। हाँ तो कुछ कुछ भी सर। ऐसी चीज जो इसमें से समझ में नहीं आई, ठीक है, ऐसा कोई पॉइंट क्या एक बार मैं गो थ्रू करवा दूं पूरे पॉइंट एकदम क्विकली क्विकली, क्या बोलते हो? सर गो थ्रू करवाई दो एक बार, चलो एक बार देख ही लो। ठीक है, ओके, सो एक बार देख ही लेते हैं हम लोग। ठीक है, क्विकली थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं सारे पॉइंट। तो अगर हम फायदे की बात करें कि क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं होल्डिंग कंपनी के अंदर, ठीक है, क्या क्या एडवांटेज होते हैं, तो फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ होल्डिंग कंपनी। तो क्या क्या है? सबसे पहले तो सब्सिडियरी कंपनी मेंटेन देयर सेपरेट आइडेंटिटी। देखो, किसी को अगर मैंने टेक ओवर कर लिया हूं, मतलब मैं किसी की होल्डिंग बन गया, इसका ये मतलब नहीं कि मैंने उसका एग्जिस्टेंस छीन लिया है। वो अपने नाम से ही काम करेंगे आज भी। जैसे कि कल का हमारा एग्जाम्पल, जैसे टाटा और जेगवार का जो एग्जाम्पल था, ठीक है, टाटा और जेगवार का जो एग्जाम्पल है, तो क्या हुआ है? टाटा ने इसे एक्वायर्ड किया है, सब्सिडियरी होल्डिंग का रिलेशन नहीं है। जगवार का रोल खत्म करके टाटा ने उसको क्या कर लिया है? मर्जर कर लिया है, अपने अंदर उसको एक्वायर्ड कर लिया है। लेकिन अगर हम सब्सिडियरी और होल्डिंग की बात करें, ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल अपन जैसे दे दे किसको, फॉर एग्जाम्पल हम देते हैं कोई एक्स कंपनी है, ठीक है, उसने वाई कंपनी में कितने परसेंट, मोर देन 50% टेक ओवर कर लिया है। मतलब मैं कहता हूं 80% शेयर खरीद लिए। तो एक्स तो अपने नाम से चल ही रही है, वाई भी अपने नाम से चल रही है, वाई की एग्जिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसा नहीं हुआ कि एक्स वाई का नाम बदल गया, वाई का जो नाम है वही है, सेपरेट आइडेंटिटी अभी भी है उसकी। ठीक है, बस फर्क इतना हो गया कि अब जो भी यहाँ पर एसेट्स, जो भी यहाँ पर लाइबिलिटीज, जो भी यहाँ पर एक्सपेंसेस, जो भी यहाँ पर इनकम होती है, इन सारी चीजों पर एक्स का 80% राइट रहेगा। लॉस हो रहा है तो 80% एक्स को बियर करना पड़ेगा, प्रॉफिट हुआ तो एक्स को बियर करना पड़ेगा। एसेट्स में 80% राइट्स है, लाइबिलिटी में 80% राइट्स है। मतलब ओवरऑल वाई का 80% का चीज किसके हाथ में आ गया है? एक्स का। लेकिन वाई का इससे बिजनेस बंद नहीं हुआ है, वाई तो अपने नाम से आज भी बिजनेस कर रहा है, उसका एग्जिस्टेंस जैसा है वैसा। तो सबसे पहला और बड़ा एडवांटेज ये है कि सामने वाले का एग्जिस्टेंस खत्म नहीं होता, उसका जो एग्जिस्टेंस है वही एग्जिस्टेंस रहता है। दूसरा एडवांटेज ये है कि द पब्लिक में नॉट बी अवेयर द एग्जिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन अमंग द वेरियस कंपनी। कई बार पता है कि मर्जर का जो केस होता है ना, कंपनी को समझ में नहीं आता। जैसे यही एग्जांपल टाटा और जगवार का, लोग इसको सब्सिडियरी समझते, भाई ये मर्जर है। बहुत सारी कंपनियां ऐसी है जो मर्जर हो जाती है, ठीक है, मर्जर हो जाती है। जैसे कि ओडाफोन आइडिया, ओडाफोन और आइडिया मर्जर हुआ है इनका, बट लोगों को क्या लगता है? ओडाफोन ने आइडिया को खरीद लिया है। ठीक है भाई, मर्जर हुआ है उनका, खरीदा नहीं है। तो जो पब्लिक है वो इस बात से अवेयर नहीं है कॉम्बिनेशन को लेकर, मर्जर क्या होता है, अमलगमेशन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है। पब्लिक को उतना ज्यादा अवेयरनेस नहीं है, इसलिए बेटर ऑप्शन होता है कि अपन सेपरेट सेपरेट अगर नाम से एग्जिस्टेंस दिखाए तो पब्लिक को कंफ्यूजन नहीं होगा। मतलब पब्लिक को ये लगेगा कि दोनों अलग अलग एंटिटी, हालांकि इसका कंट्रोल होता है इसके ऊपर। जो भी प्रॉफिट राइट है वो सब इसके, मतलब क्या बोल सकते हो, उसके ऊपर इसका राइट होता है होल्डिंग का।
अदरवाइज अगर हम बात करें तो पब्लिक को ये कॉम्बिनेशन समझने में बड़ी दिक्कत होती है, लेकिन सब्सिडियरी होल्डिंग में कॉम्बिनेशन समझने में किसी भी प्रकार की दिक्कतें नहीं होती है। उसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, कि होल्डिंग कंपनी नीड नॉट टू बी इन्वेस्ट इंटायर अमाउंट इन द शेयर कैपिटल। आपको सारा 100% पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको बस इतना पैसा इन्वेस्ट करना है कि आपका कंट्रोल आ जाए उस कंपनी के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल कंट्रोलिंग के लिए बोला गया कि 50% के ऊपर शेयर होना चाहिए, बट पता ये ना सिर्फ बच्चों वाली बात है। जब मैं आप लोगों को इसका इंड एएस से रेफरेंस बताऊंगा, ठीक है, जब आप लोगों इसके लिए कभी आपको प्रोफेशनल लेवल पे इंड एएस पढ़ने को मिल जाए, ठीक है, कंसोलिडेशन, आपको कंसोलिडेशन इंड एएस 109 113 इस कॉम्बिनेशंस वाले चैप्टर्स कभी पढ़ो, और दुआ करता हूं भगवान से कि कभी आपको मौका मिले फाइनेंशियल अकाउंट में, एफआर में, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में आपको इंड एएस पढ़ने का मौका मिले। तो जिस दिन आप इंड एएस पढ़ोगे ना, आपको इस चैप्टर की गहराई समझ में आएगी। हम जितना पढ़ते हैं, जितना लॉ में लिखा है ना, 100% सही नहीं है, अकाउंटिंग में कुछ और भी होता है, ठीक है। तो मैं थोड़ी सी यहाँ पर बात थोड़ी सी आपके सिलेबस से और आपके रेंज से ऊपर जाके कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब आपके रेंज से थोड़ी ऊपर की बात कर रहा हूँ। अगर मेरे पास किसी कंपनी के 30% भी शेयर्स है ना, तो भी मैं उस कंपनी का होल्डिंग बन सकता हूँ। डेफिनेटली आप मेरी बात को नकार दोगे, नहीं ना सर ऐसे कैसे, हमने तो बुक में पढ़ा है 50% के ऊपर मिनिमम होना चाहिए। नहीं, अगर मेरे पास किसी कंपनी के 30% शेयर, इवन तो मैं ये कहता हूं अगर मेरे पास किसी कंपनी के 0% शेयर है ना, जीरो, तो भी मैं उस कंपनी का होल्डिंग बन सकता हूं। और इसकी थोड़ी बहुत झलक मैंने कल की क्लास में आप लोगों को बताया है, कि अगर मेरे पास शेयर एक भी नहीं खरीदा है मैंने सब्सिडियरी के, फिर भी मैं उस कंपनी की होल्डिंग कंपनी बन सकता हूं। कैसे? मैं, मेरा कंट्रोल उनके डायरेक्टर के ऊपर है, मेरा कंट्रोल उनके मैनेजमेंट के ऊपर है, मतलब मैंने क्या किया है, कंट्रोलिंग पावर मेरे हाथ में है। समझो बात को, हम होल्डिंग का रिलेशन कैसे देख रहे हैं, कंट्रोलिंग से देख रहे हैं। कंट्रोल किसके पास है? ये एक एक्स कंपनी है, वाई कंपनी है, एक्स पूरा कंट्रोल करती है वाई को, शेयर नहीं खरीदी है ना बाबा ना, शेयर बिल्कुल नहीं खरीदे, लेकिन पूरा वाई को चलाने का काम कौन कर रहा है? एक्स। कल का एग्जांपल याद है हमारा, पूरा कंट्रोल करके रखी है इसने, तो ये क्या बन गई? होल्डिंग कंपनी। ये क्या हो गया? सब्सिडी, जबकि एक पैसा इन्वेस्ट नहीं किया है, एक पैसा इन्वेस्ट नहीं किया है। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है पैसा इन्वेस्ट कर देते फिर भी सब्सिडियरी नहीं बन पाती, मतलब होल्डिंग नहीं बन पाती। कई बार ऐसा होता है कि हम मोर देन 50% शेयर खरीद देते हैं, फिर भी हम होल्डिंग नहीं बनते। तो होल्डिंग की डेफिनेशन को अगर फुलफिल करना है ना, तो उसके लिए आपके पास कंट्रोलिंग पावर होना जरूरी है। अगर आपके पास कंट्रोलिंग पावर नहीं है तो आप होल्डिंग कंपनी नहीं बन सकते। तो होल्डिंग कंपनी बनने की फोरमोस्ट कंडीशन क्या है? आपके पास कंट्रोलिंग पावर होना चाहिए। अगर कंट्रोलिंग पावर नहीं है तो आप होल्डिंग नहीं बन सकते। तो होल्डिंग कंपनी नीड नॉट टू इन्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको वहां पर कंट्रोलिंग पावर होना चाहिए। अगर आपके पास कंट्रोलिंग पावर है, सो यू बिकम होल्डिंग कंपनी। इट वुड बी पॉसिबल टू कैरी फॉरवर्ड लॉसेस फॉर इनकम टैक्स पर्पस। यस, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। और पता है क्या आपको, बहुत सारी जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी होती है ना, वो लॉस मेकिंग कंपनी में इन्वेस्ट कर देती है पैसे, और वो वहां से हिस्सेदारी खरीद लेती है। क्यों खरीदती है? देखो, मैं बहुत अच्छी कंपनी हूं, मैं एच कंपनी बहुत अच्छी हूं, मैं बहुत प्रॉफिट कमाती हूँ या कमाता हूँ, एज द केस में भी, ठीक है। तो ये कंपनी एच बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट कमाता है, लेकिन इसने क्या किया, एस कंपनी के 80% शेयर खरीद लिए। और पता है आपको, एस कंपनी लॉस में चल रही है, फिर भी 80% शेयर खरीद लिया। इसको मालूम क्या है कि अगर एस कंपनी में जो भी लॉस होगा उसका 80% इसको बियर करना पड़ेगा, और जितना लॉस इसको बियर करना पड़ेगा ये अपने इस प्रॉफिट में से एडजस्ट करके टैक्स प्लानिंग कर सकता है। तो कई बार टैक्स प्लानिंग के लिए भी हम लॉस मेकिंग कंपनी को क्या कर लेते, एक्वायर कर लेते। तो ये भी एक एडवांटेज की बात हुई कि हमने लॉस मेकिंग कंपनी को एक्वायर करके अपनी टैक्स प्लानिंग कर ली। तो टैक्स प्लानिंग के भी काम में आता है होल्डिंग का ये कंसेप्ट। ईच सब्सिडियरी कंपनी प्रिपेयर इट्स ओन अकाउंट। होल्डिंग भैया तू अपने अकाउंट बनाएगा, सब्सिडियरी तू अपने ओन अकाउंट बनाएगा। हाँ, बाद में क्या होगा, जो होल्डिंग है एक अलग से कंसोलिडेट अकाउंट भी बनाता है, जिसे सीएफएस कहते हैं, कंसोलिडेट फाइनेंशियल। क्या हो गया रमाकांत? सॉरी सर, माइक ऑन हो गया था। ओके। तो होल्डिंग कंपनी क्या करती है, कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है। सर, कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? ये एक इंडिविजुअली, जिसे बोला जाता है एसएफएस, सेपरेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसे कहा जाता है एसएफएस। तो होल्डिंग कंपनी अपने लिए सिंगल तो बनाती है, और इसे एक और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ता है जिसे कहा जाता है सीएफएस, मतलब कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जहां होल्डिंग प्लस सब्सिडियरी मिलाकर एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है।
मतलब होल्डिंग के लिए काम बढ़ जाता है। होल्डिंग को दो तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है, एक तो इंडिविजुअली और दूसरा दोनों का मिला के, लेकिन जो सब्सिडियरी है वो अपनी खुद इंडिविजुअल मेंटेन करेंगी, ये सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है हमेशा। तो देखो, जबकि यही अगर हम मर्जर करते, अमलगमेशन करते, तो वहां दोनों का मिलाकर एक ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है, जबकि यहाँ पर सबके दोनों के सेपरेट सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं। ओके, उसके अलावा अगर हम बात करें, एक मिनट, उसके अलावा अगर हम बात करें किस चीज की, एडवांटेज में नेक्स्ट पॉइंट की, थोड़ा सा आपका ये अलाइनमेंट चेंज हो गया, इसको मैं सीधा कर दूं। ओके, तो हम लोगों ने फर्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लिया, सेकंड कर लिया, थर्ड कर लिया, फोर्थ कर लिया, फिफ्थ भी कर लिया। छठवां पॉइंट क्या बोलता है, होल्डिंग कंपनी में एडिशनल रिक्वायर्ड और डिस्पोज्ड ऑफ एंड द शेयर्स इन सब्सिडियरी कंपनी इन मार्केट व्हेनेवर इफ डिजायर्ड। जब चाहे होल्डिंग कंपनी ना सब्सिडियरी के शेयर बेच सकता है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ये जब चाहे तब सब्सिडियरी के होल्डिंग कंपनी क्या कर सकता है, सब्सिडियरी के जब चाहे तब शेयर सेल आउट करके डिस्पोज ऑफ कर सकता है। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन द विलिंगनेस ऑफ द होल्डिंग कंपनी कि उसने सब्सिडियरी में जो उसने शेयर खरीदा है वो बेच देने चाहिए या नहीं बेच देने चाहिए। सम डिसएडवांटेजेस भी है इसके, ठीक है। व्हेन वी टॉक अबाउट द डिसएडवांटेज, यस सम डिसएडवांटेजेस भी है। सर क्या क्या डिसएडवांटेज है, थोड़ा फास्ट बताइए सर ताकि आगे और हम बढ़ सके। तो यस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉडुलेंट मैनिपुलेशन ऑफ द अकाउंट्स। क्यों? क्योंकि अब दो जगहों का मिला के अकाउंटिंग करनी है, तो हो सकता है कि यहाँ पर हमने अकाउंटिंग में क्या कर दिया हो, मैनिपुलेशन। क्योंकि जब भी दो जगह के डेटा को कंसोलिडेट करना पड़ता है तो चांसेस होते हैं मैनिपुलेशन के। तो हो सकता है हमने डेटा में मैनिपुलेशन कर दिया, और बहुत बड़े पैमाने पर ऐसा होता है कि होल्डिंग और सब्सिडियरी में क्या कर दिए जाते हैं, मैनिपुलेशन क्रिएट कर दिए जाते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन के, तो इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन में नॉट बी एट फेयर प्राइसेस। मतलब जो भी इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है, होल्डिंग और सब्सिडियरी, अब इन दोनों में आपस में रिलेशन क्रिएट हो गया होल्डिंग सब्सिडियरी का। तो इन्होंने आपस में जो ट्रांजेक्शन किए हैं, मतलब होल्डिंग ने अपनी सब्सिडियरी को बोल दिया कि देख मैं तेरे को ना 100 रुपए की चीज हूं 90 रुपए में बेच देता हूँ, ठीक है, तो मेरे इसमें 10 रुपए का लॉस दिखेगा, ठीक है। और तू एक काम करना है, ये जो 90 रुपीज दिख रहा है ना, तो तुम अपने बुक में इसको 110 रुपए का खरीदी दिखा देना, ठीक है। मतलब इन लोग क्या प्लानिंग कर रहे हैं, इन लोग अपने बुक में इंटर कंपनी बैलेंसेस चेंज कर रहे हैं। ये क्या बोलता है, देख मेरे बुक में ना मेरे को लोन चाहिए तो मेरे को डेटर ज्यादा दिखाने, तो मैं सब्सिडी तेरे नाम से ना 2 करोड़ के लोन खड़े कर देता हूँ कि मैंने तेरे को 2 करोड़ का लोन दिया हो, तू मेरा डेटर बन जा। तो इन्होंने इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन ही हेरफेर करने शुरू कर दिए, और सही प्राइजेस पे नहीं दिखा रहे, उल्टी सीधी प्राइजेस पे दिखा रहे अपने फायदे के लिए। क्यों? क्योंकि होना तो आपस में ही ना सारे ट्रांजेक्शन, ठीक है, किसी बाहर वाले को जवाब थोड़ी देना है। तो इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन में क्या होता है, बहुत ज्यादा फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी शुरू हो जाती है, गलत प्राइजेस पर चीजों को रिकॉर्ड करना शुरू कर देते हैं। जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स होते हैं, सर माइनॉरिटी शेयर होल्डर मतलब कौन, वो छोटे छोटे, ये सब्सिडियरी के अंदर मेन हिस्सा होल्डिंग कंपनी ने लेके चले गया, और जो छोटे मोटे बच गए उन्हें हम माइनॉरिटी शेयर होल्डर कहते हैं। तो जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर होते हैं, इंटरेस्ट में नॉट बी प्रॉपरली प्रोटेक्टेड, क्योंकि अब ज्यादा ध्यान होल्डिंग अपने हिसाब से रखता है, तो जो माइनॉरिटी है ना, उन बेचारों को क्या कर दिया जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है, उनके ऊपर ध्यान नहीं रखा जाता। जैसे आप लोगों को पता है कि कहीं पर भी अगर मेजोरिटी की सरकार बनती है तो वहां माइनॉरिटी की चलने नहीं देते, ठीक है, जहां मेजोरिटी की सरकार बनती है वहां पर माइनॉरिटी की चलने नहीं देते। जैसे बोला जाता है कि हिंदुस्तान, हालांकि मैं इस बात पे भरोसा नहीं करता और मानता भी नहीं हूं इस बात को, ठीक है, लेकिन बोला जाता है कि हिंदुस्तान हिंदुत्व राष्ट्र है, यहाँ सबसे ज्यादा मेजोरिटी हिंदू लोगों की है। तो यहाँ पर जो माइनॉरिटी कास्ट है, यहाँ पर जितनी भी माइनॉरिटी कास्ट है, लाइक मुस्लिम कास्ट हो गई, या सिख हो गया, या फिर जैन्स हो गए, तो ऑल दिस द माइनॉरिटी कास्ट, ठीक है, तो इनका उतना दबदबा नहीं रहेगा जितना हिंदुत्व का रहेगा, जितना हिंदू कास्ट का रहेगा इनका नहीं रहेगा। रीजन क्या है, क्योंकि मेजर कास्ट क्या कर रहा है, माइनर कास्ट को दबा सकता है। सेम होल्डिंग कंपनी में भी होता है, जितना सब्सिडियरी में होल्डिंग के अधिकार है ना, क्योंकि अब इसके अधिकार ज्यादा है, तो ज्यादा ये अपने हिसाब से काम करेगा, माइनॉरिटी के बारे में ज्यादा नहीं सोचेगा, ठीक है। तो ये होल्डिंग और माइनॉरिटी में भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। उसके अलावा अगर हम बात करें, द कंपनी ऑफ द वेरियस कंपनी मे बी मेड अपॉन डिफरेंट डेट्स ऑफ द मैनिपुलेशन, अलग अलग डेट पर कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाकर क्या कर सकती है, मैनिपुलेशन कर सकती है। देखो, होल्डिंग सब्सिडियरी का रिलेशन क्रिएट करने का सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है कि मैनिपुलेशन बहुत होते हैं कंपनी के अंदर, और जो बड़े बड़े फाइनेंशियल एडवाइजर्स होते हैं ना, लाइक सीए, लाइक सीएफएस, ठीक है, सीएस, ये बहुत ज्यादा प्लानिंग करके बताते हैं कंपनीज को
कि कहाँ हम मैनिपुलेशन कर सकते हैं। भाई आपको पता है मोदी जी ने 1 जुलाई को एक भाषण दिया था जिस दिन सीए डे होता है, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट इसी दिन बना था और सीए को इसीलिए हम सीए डे के नाम से मनाते हैं। तो इस दिन इन्होंने एक स्पीच में बोला था द मोस्ट पावरफुल सिग्नेचर ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, एक प्राइम मिनिस्टर से भी ज्यादा पावरफुल इनके होते हैं। और बहुत सारे लोगों ने फिर बोला था कि यस हमारी इकोनॉमिक्स में जितने भी बड़े बड़े करप्शन होते हैं वो सारे इनकी मदद से ही होते हैं। मैं डिफ्रेमिंग नहीं कर रहा हूँ, बट यस डेफिनेटली जो भी बड़े बड़े घोटाले होते हैं ना, मैं 100% लिख कर देता हूँ, 100%। उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट का कंट्रीब्यूशन होता है, उसमें चार्टर्ड फाइनेंशियल या फिर आप बोल सकते हो चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिसिस सीएफए इनके होते हैं कंट्रीब्यूशन, सीपीए सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट इनके, सीएस बड़े बड़े एडवोकेट, भाई जितने प्रोफेशनल लोग होते हैं ना। आज विजय माल्या ने इतना बड़ा घोटाला कर दिया, ठीक है, उसके अलावा नीरव मोदी ने कर दिया, सहारा ने कर दिया, ये बड़े बड़े घोटाले बिना एक्सपर्ट्स के सपोर्ट के नहीं हो सकते, एक चीज याद रखना। तो इन बड़े बड़े घोटालों में एक्सपर्ट्स लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है। तो जब ये एक्सपर्ट लोग ये सजेशन देते हैं उन लोगों को कि इस तरीके से करो, क्योंकि इनको अकाउंटिंग का पूरा नॉलेज है, इनको लूप होल्स पता है, कहां पर अकाउंटिंग में लूप होल्स है, कहां पर लॉ में लूप होल्स है, कहां पर टैक्सेशन में। तो ये एक्सपर्ट्स लोग उनको एडवाइस करते हैं कि आप ऐसा करके फ्रॉड कर सकते हो, और दम के पैसे भी छापते हैं ना, दबा के पैसे लेते हैं इस फ्रॉड एक्टिविटी करवाने के। चलो आगे, बट ये सारी चीज गलत है ना, इसलिए हम डिसएडवांटेजेस में पढ़ रहे हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें द शेयर होल्डर्स इन द होल्डिंग कंपनी में नॉट बी अवेयर ऑफ द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन। देखो जो शेयर होल्डर्स होल्डिंग कंपनी के, जरूरी नहीं कि उन्हें जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिल रही है सब्सिडियरी की वो सही मिले, एक्यूरेट मिले, कोई जरूरी नहीं है। उसके अलावा अगर हम बात करें किस चीज की, क्रेडिटर्स एंड आउटसाइडर शेयर होल्डर इन द सब्सिडियरी कंपनीज मे नॉट बी अवेयर ऑफ ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन। आपको सही फाइनेंशियल पोजीशन नहीं मिले। स्टार्टिंग से पूरे डिसएडवांटेज में ना एक ही बात हो रही है यार, बार बार वही बात रिपीट हो रही है, मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन होते जा रहा है, मैनिपुलेशन होते जा रहा है, मैनिपुलेशन होते जा रहा है। सर मैनिपुलेशन मतलब क्या होता है? अरे धांधली, धांधली होती है सब्सिडियरी और होल्डिंग के आड़ में, ठीक है, धांधली हो रही है और कुछ नहीं हो रही है। ये सब लोग मिलकर बेवकूफ बनाते हैं लोगों को, किसको? क्रेडिटर्स को, जो नॉर्मली जो अदर स्टेक होल्डर्स है उन्हें बेवकूफ बनाते हैं, होल्डिंग और सब्सिडियरी के आड़ में बहुत गलत काम करते रहते हैं लोग, गलत मतलब फाइनेंशियली गलत काम करते रहते हैं। ओके, उसके अलावा सब्सिडियरी कंपनीज में बी फोर्स टू अपॉइंट पर्सन ऑफ द चॉइस ऑफ द होल्डिंग कंपनी। मजबूरी है, देखो सब्सिडियरी कंपनी अब अपनी मर्जी से कुछ भी काम नहीं कर सकता, जो भी काम करना भी है बुड़बक होल्डिंग करवाएगा उससे, मतलब सारे काम अब कौन करवाएगा? ये ससुरा का नाती करवाएगा, ये होल्डिंग कंपनी करवाएगा। मतलब इसकी तो अब कुछ चलेंगी नहीं, चौलबे ही नहीं करे इसकी, कुछ भी नहीं चलेंगे इसकी। सर क्यों नहीं चलेंगी? क्योंकि सारा कंट्रोल ले लिया है ना भाई इसने, और सारा कंट्रोल अगर होल्डिंग ले लिया है तो सब्सिडियरी के थोड़ी चलने देगा वहां पर। तो ये ड्रॉबैक है, नहीं सब्सिडियरी अपने हिसाब से कुछ करना चाहे तो कर ही नहीं सकता। मतलब ऐसा हो गया कि आपने अपनी कंपनी तो अपने नाम पे रखे लेकिन पावर किसी और को दे दिए, ठीक है, मतलब बात ऐसी है, सारी चीज आपकी लेकिन डिसीजन थोप कोई और रहा है, शरीर आपका लेकिन काम कोई और करवा रहा है आपसे, ठीक है, मेहनत आप कर रहे हो लेकिन करवा कोई और रहा है आपसे। तो बड़ी दुखद बात है ना कि कर आप रहे हो लेकिन क्रेडिट कोई और ले रहा है उसका। तो द सब्सिडियरी कंपनी की जिस भी पर्सन को अपॉइंट करना है वो सारा अपॉइंटमेंट का काम अब होल्डिंग कंपनी ही करेगी। फिर बात ऑडिटर की हो, चाहे डायरेक्टर की हो, चाहे ऑफिसर्स की हो, और यहाँ पर भी फ्रॉड के चांसेस हो सकते हैं। होल्डिंग वाला ने अपने डायरेक्टर लगा दिया, होल्डिंग वाले ने अपने ऑडिटर लगा दिया, होल्डिंग वाले ने अपने ऑफिसर्स अपॉइंट कर दिया, हाई रैंक पर होल्डिंग वाले अपने बंदे भेज देता है। तो ये गलत चीज है ना, और उनको हाई रेम्यूनरेशन पे करना पड़ेगा। तो सब्सिडियरी वाला तो कहीं ना कहीं दब के मर ही रहा है ना। लेकिन आप बोलोगे सर इसमें तो होल्डिंग का भी नुकसान हो रहा है क्योंकि उसकी हिस्सेदारी है। यस, लेकिन उसके चक्कर में माइनॉरिटी भी तो पीस रहे, बेचारे माइनॉरिटी कुछ और करना चाहते थे लेकिन होल्डिंग वाले उन्हें करने नहीं दे रहे, ठीक है, माइनॉरिटी कुछ और करना चाहते थे, होल्डिंग वाले करने नहीं दे रहे, होल्डिंग वाले अपने मन की लगा रहे, मेरे मुर्गे की एक टांग। तो इस तरीके से ये बड़े क्लासेस होते हैं, ठीक है, क्योंकि होल्डिंग का पूरी तरीके से कंट्रोल आ जाता है। और सब्सिडियरी कंपनी में बी फोर्स फॉर परचेस और द सेल ऑफ द गुड सर्टेन असेट्स एज पर द डायरेक्शन ऑफ द, भले ही खरीदना है नहीं खरीदना है लेकिन मजबूरी बन जाती है कि होल्डिंग ने जैसा बोला। अरे यार सीधा बोलो ना, बंधुआ मजदूर बन गए आप। सब्सिडियरी आपने अपने राइट्स बेचकर आप एक प्रकार से बंधुआ मजदूर बन गए। आपको जो होल्डिंग बोल रहा है आपको वो काम करने पड़ेंगे, आपको होल्डिंग के हिसाब से चलना पड़ेगा। आप अपने दिमाग से नहीं चल सकते, आपको जो भी करना है अब किसके हिसाब से करना है? होल्डिंग कंपनी के हिसाब से करना है। चलो भाई मुझे पहले यहाँ तक बताओ, मैंने अभी जो 20 मिनट से पकपक किया एडवांटेज और डिसएडवांटेज पर, बातें आपको समझ में आई क्या? प्लीज पहले इतना बता दो। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके,
सभी को, किसी को कोई डाउट है एडवांटेज और डिसएडवांटेज में? प्लीज मेंशन योर डाउट्स इफ एनी। ओके, सो नो डाउट। चलो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो हम आगे बढ़ते हैं और हम आगे बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि किस तरीके से हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब ही होता है बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट राइट फ्रेंड्स। हम प्रिपरेशन की बात करते हैं कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले होल्डिंग कंपनी इज रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट, अरे यार ये सब छोड़ो, चलो छोड़ो, मैं आप लोगों को सीधा मुद्दे की बात बताता हूँ, ठीक है। सर ये बताओ ना प्रिपरेशन का, अरे वही तो सिखाऊंगा, मुझे थोड़ा सा मौका तो दो आगे, ठीक है। एक कहानी से मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो कहानी यहाँ पढ़ते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पर हम कहानी देखते हैं। ये है हमारी एक्स लिमिटेड, ठीक है, ये है हमारी एक्स लिमिटेड, ये है हमारी वाई लिमिटेड, ठीक है। अब क्या हुआ, एक्स लिमिटेड इसकी होल्डिंग कब बनेगी? अच्छा, आप लोगों के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से पैसे पहले बात कर रहा हूं, आप लोगों के सिलेबस में सिर्फ एक ही तरीके से होल्डिंग कवर किया गया है, मोर देन 50% शेयर अक्वायर्ड होने चाहिए, दैट्स इट। आपके सिलेबस में एक ही कंटेंट कवर्ड है। अगर आपने 50% से ज्यादा होल्ड करके रखा है तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप सब्सिडियरी बन गए, लेकिन इंड एएस के हिसाब से और भी कंडीशन होती है जो पूरी करनी पड़ती है, बट आपको इंड एएस अप्लीकेबल नहीं है, आपको इंड एएस के हिसाब से नहीं पढ़ना है, इसलिए मैं इंड एएस की बार बार बातें ज्यादा नहीं करूंगा। सर इंड एएस क्या होता है? ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं इंडिया के, क्योंकि हमें इंटरनेशनल अकाउंटिंग जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है इसकी नीड को फुलफिल करना था, इसलिए इंड एएस के हिसाब से बड़ी बड़ी कंपनीज काम करती है। लेकिन आप लोग पढ़ रहे हैं बीकॉम, यू आर द स्टूडेंट ऑफ बैचलर ऑफ कॉमर्स, और आप लोग स्टूडेंट हो आरटीएमएनयू के। सर प्लीज क्यों बार बार याद दिला देते हो? इसलिए याद दिला देता हूँ क्योंकि इतनी एडवांस चीजें हमारी यूनिवर्सिटी में अभी तो पॉसिबल नहीं है कि इंक्लूडेड है। और दुआ करता हूँ कि आगे आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर आगे आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट एट प्रेजेंट लेवल पे नहीं है। चलो तो मैं आपको एक एग्जांपल से बता रहा हूँ कैसे हम प्रिपरेशन करते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने क्या काम किया, देखो होल्डिंग ने, मतलब ये एक्स कंपनी होल्डिंग बन गई, वाई कंपनी सब्सिडियरी है। मैं बोलता हूँ इसने 60% शेयर खरीद लिया, कितने परसेंट? 60%। तो सबसे पहले तो मुझे ये देखना पड़ेगा मेरा कितना कंट्रोल आया है उस कंपनी के ऊपर। तो इस कंपनी का 60% कंट्रोल है, मतलब माइनॉरिटी होल्डिंग का कितना कंट्रोल है? 60%, मतलब माइनॉरिटी का कितना इंटरेस्ट बच गया? 40%। अगर होल्डिंग ने 60% एक्वायर्ड कर दिया तो माइनॉरिटी का कितना आ गया? 40%। अब जो भी कंपनी में प्रॉफिट लॉस कमाए होंगे या कंपनी के जितने रिजर्व एंड सरप्लस होंगे वो बांटने पड़ेंगे, किनके बीच में? होल्डिंग और माइनॉरिटी के बीच में। क्यों? क्योंकि अब होल्डिंग ने इसमें पैसे इन्वेस्ट करके हिस्सेदारी खरीद लिया है, और जो हिस्सेदारी खरीद लिया ना वो कंपनी की हिस्सेदारी खरीद रहा है। तो कंपनी के जो भी रिजर्व सरप्लस है, जो भी प्रॉफिट लॉस है, जो भी कंपनी की एसेट्स है, जो भी कंपनी की लाइबिलिटीज है, उस पर सब पर 60% किसका अधिकार है? होल्डिंग का। 40% किसका अधिकार है? माइनॉरिटी का। लेकिन जब ये जब ये कंपनी के शेयर खरीदता है ना, हमें ये बात को देखना पड़ेगा कि जो इन्होंने खरीदा है, जैसे मैं बात करता हूँ 60% इन्होंने शेयर खरीदा, कितने में खरीदा? मैं बोलता हूँ 1,20,000 में खरीदा। जबकि आपको पता है क्या, वो कंपनी की एक्चुअली वैल्यू कितनी थी? जो सब्सिडियरी कंपनी है ना उसकी एक्चुअली वैल्यू थी ये 60% की 1,80,000। ओ भाई, 1,80,000 रुपए की चीज को आपने 1,20,000 में खरीद लिया, मतलब 60,000 आपने बचा लिए, मतलब आपने कम पेमेंट किया। और अगर आप कम पेमेंट कर रहे हो तो उसी को हम यहाँ पर कैपिटल रिजर्व कहते हैं। और ये बात आप ऑलरेडी अमलगमेशन में सीख कर आए हो। आप लोगों ने अमलगमेशन पढ़ा है, आप लोगों ने एब्जॉर्प्शन पढ़ा है। अगर हम किसी को कम पेमेंट कर रहे हैं तो जितना कम पेमेंट करते हैं वो हमारे लिए कैपिटल प्रॉफिट होता है, तो उसे हम किस नाम से लिखते हैं? कैपिटल रिजर्व। सपोज हमने 1,20,000 में खरीदे 60% शेयर, लेकिन उसकी एक्चुअल वैल्यू 1,00,000 है। ओ भाई, यहाँ पर तो 20,000 हमने ज्यादा दे दिए, और भाई साहब हमने अगर ये 20,000 ज्यादा दे दिए तो भाई साहब ये 20,000 क्या होगा? गुडविल होगा। जितना मैं एक्सेस पे करता हूँ उसे हम क्या कहते हैं? गुडविल। तो ये सारे हमें कैलकुलेशन करने हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यही सारे हमें यहाँ पर कैलकुलेशन करने हैं। मैं बकायदा आपको सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले कुछ स्टेप्स लिखवाऊंगा, ठीक है। मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ स्टेप्स लिखवाऊंगा। मैं पहले एक बार आगे बढ़कर आप लोगों को देख लेता हूँ, इसके बाद डायरेक्ट न्यूमेरिकल है क्या? यस, इसके बाद डायरेक्टली क्या स्टार्ट हो रहा है? न्यूमेरिकल। चलो तो आप लोग कुछ स्टेप्स नोट डाउन कर लो, कॉपी स्टार्ट करो, लिखना शुरू करो। सर निकाल लिए कॉपी? सबने निकाल लिया कॉपी? सर हाँ, सर सर हाँ सर कल की केस स्टडीज डिस्कस किए क्या?
यस डिस्कस कर लिया, आपने मिस कर दिया। तो एक काम करूंगा, इसकी जब रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा ना आज ग्रुप में, तो आप स्टार्टिंग का हाँ सर। 5 मिनट वो केस स्टडी को सुन लेना, ठीक है। बट अभी मैं बातों बातों में बता भी दूं फट से, एक्चुअली वो सब्सिडियरी और होल्डिंग का रिलेशन नहीं है इनके बीच में। टाटा ने जगवार को क्या की है, मर्जर की है, मर्जर का रिलेशन, उसने एक्वायर्ड किया है। $2.4 बिलियन में क्या किया उन्होंने, खरीदी है उस कंपनी को। 1 मिनट। हाँ सर, वही होगा जो और सर आप लोगों फोर्ड के साथ को में नहीं हुआ था कि इनका एक। क्या, 1 मिनट, वॉइस नहीं आई आपकी, क्या बोले? हाँ सर, जब यानी टाटा ने जब अपना पहला कार लॉन्च किया था सर, यानी ये यानी जो टाटा इंडिका जब लॉन्च किया था सर, हाँ तो सर उस समय वो कार यानी फ्लॉप हुई थी मार्केट में। तो जब करेक्ट, अपना यानी ये रखा था टाटा ने फोर्ड के पास में, नहीं क्या सर, कि ऑफर अपना रखा ने था, खरीद लो। मेरी कंपनी को खरीद लो करके। हम्म, हाँ सर, तो जब यानी उनने यानी मना कर दिए थे कि एहसान कर रहा हूँ, बोले थे ना कि मैं तुम्हारी कंपनी खरीद के एहसान कर रहा। करेक्ट। हाँ सर, तो उसके बाद में फिर टाटा ने कुछ यानी हुई जिद के कारण, जब यानी उनका बिजनेस और बढ़ते बढ़ते गया, तब यानी फोर्ड ने अपना ये रखा था कि नहीं सर ये ले लो करके, तो शायद तभी उनने एक्वायर कर लिए थे सर पूरी। यस 2008 में। एक्वायर कब हुआ है, हाँ सर, 2008 में। 2008 में। और जो आपने बताया ना, ये वन ऑफ द मोटिवेशनल स्टोरी, ठीक है, ये रतन टाटा साहब के जीवन की और बाकी लोगों के लिए भी एक मोटिवेशनल स्टोरी है, एक मोटिवेशनल केस स्टडी है। कि जब पहली बार जब इनकी बेइज्जती हुई थी, जब, क्योंकि रतन टाटा साहब बहुत फेलियर आदमी थे, ठीक है, उनकी अगर आप करोगे ना स्टडी, तो वो फेलियर भी हुए, बहुत बार फेलियर हुए वो, बट वो अपने फेलियर से कभी हारे नहीं, और पूरे ऑनेस्टली के साथ उन्होंने काम किया था, ठीक है। तो पूरे ऑनेस्टली के साथ काम किया था, और इन्होंने शायद ये फेलियर फेस किया था जब फोर्ड के साथ गए थे। तो आई गेस 1999 में, आई गेस 1999 में ये क्या हुआ था, इनका कॉन्ग्लोमेरेट हुआ था टाटा ग्रुप के साथ। और यहाँ पर उन्होंने इस पूरे, मतलब ये जो जैगवार और इनका जो है ना, 1999 कोर्ट में जब ये कंपनी थी, बट इनका जो एक्चुअल मर्जर जो हुआ था, यानी इन्होंने अपनी पुरानी बेइज्जती का बदला 2008 में लिया। वो भी कितने डॉलर में खरीद कर। फोर्ड के दो प्रोडक्ट थे, एक लैंड रोवर थी और एक जैगवार, मतलब जिसको शॉर्ट में JLR कहते हैं, जैगवार एंड लैंड रोवर, JLR। सिर्फ जैगवार अकेली नहीं थी, उसके साथ लैंड रोवर, मतलब एक साथ JLR बोलते। तो इसको 2.4 बिलियन में इन्होंने क्या किया है, टेक ओवर कर लिया था। और उस दिन फिर उन्होंने अपना वो बदला भी पूरा कर लिया था एक प्रकार से। 2.4 या 2.3 बिलियन डॉलर था जून मंथ में, ठीक है, जून मंथ में इन्होंने कुछ एक्वायर किया था। तो एक मोटिवेशनल स्टोरी है इसको लेकर, इसके इस स्टडी को लेकर। चलो, तो होप आप लोगों ने सभी ने कॉपी निकाल दिया है, उम्मीद कर लूं ना मैंने सबने कॉपी निकाल लिया करके। हाँ सर, निकाल ली। ओके, तो सबसे पहले हेडिंग आप लोग चैप्टर की डाल दो, और पहला पेज आप लोग एज अ थ्योरी, स्टार्टिंग का पूरा एक पन्ना छोड़ दो थ्योरी के लिए। वो थ्योरी में आप लोगों को इसकी जो एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थ्योरी रहने वाली है, वो मैं आप लोगों को लिखवाऊंगा, ठीक है। तो सर अभी क्या लिखवा रहे हो, अभी आप लोग हेडिंग दे दो सीधा, सेकंड पेज से न्यू हेडिंग दे दो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, important point should be remembered, should be remembered while preparing, while preparing final account, sorry, while preparing accounts of holding company, accounts of holding company। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ होल्डिंग कंपनी से रिलेटेड, ठीक है, कि किस तरीके से होल्डिंग कंपनी के समय हमें कौन कौन सी बातें हैं जो ध्यान में रखना चाहिए। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखो, ठीक है, इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखो आप लोग, फाइंड आउट द शेयर होल्डिंग रेशियो। सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना चाहिए, शेयर होल्डिंग रेशियो। सर शेयर होल्डिंग रेशियो का मतलब क्या होता है, कोई बताना चाहेगा आप लोगों में से, शेयर होल्डिंग रेशियो का मतलब क्या होता है? एनीवन? हाँ सर, हमने यानी कितना से होल्ड कर रहे हैं उस कंपनी का। ओके, कितना शेयर आप होल्ड कर रहे हो, ठीक है, राइट। मतलब आपको ये देखना पड़ेगा कि जिस कंपनी, मतलब जो सब्सिडियरी कंपनी है, उसमें होल्डिंग ने कितने शेयर्स अक्वायर्ड करके रखा है, आपको होल्डिंग के शेयर्स एक्विजिशन निकालने पड़ेंगे, और माइनॉरिटी के पास कितने शेयर बच गए हैं,
माइनॉरिटी मतलब ही जो सब्सिडियरी के बचे कुचे शेयर होल्डर्स है। तो माइनॉरिटी के पास कितने शेयर्स बचे हुए हैं, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के पास कितने शेयर्स है, ठीक है। तो इनका आपको रेशियो निकालना पड़ेगा। इस रेशियो को हम क्या कहेंगे, इस रेशियो को कहेंगे हम शेयर होल्डिंग रेशियो, ठीक है। दूसरी चीज आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी, फाइंड आउट टाइम रेशियो, फाइंड आउट टाइम रेशियो। आपको दूसरी टाइम रेशियो निकालना है। टाइम रेशियो मतलब क्या होता है, व्हेन वी टॉक अबाउट द टाइम रेशियो, क्या होता है टाइम रेशियो का मतलब कि हमने कितने पीरियड के लिए होल्डिंग बने। मतलब जैसे मान लो ये 12 महीने का पीरियड है, 1 अप्रैल को ये पीरियड शुरू हुआ 2020 में, और सपोज 31 मार्च 2021 में मेरा फाइनेंशियल ईयर एंड हो गया। मैंने जो एक्वायर्ड किया था ना, वो किया था कब, 1 दिसंबर 2020 में। कब किया मैंने एक्वायर्ड, ये जो मैंने, कुछ भी शेयर हो सकता है मोर देन 50%, मैंने 1 दिसंबर को खरीदा। मतलब कि ये जो 1 दिसंबर तक का पीरियड है, अप्रैल से लेकर 30 नवंबर तक का, तो यहां तो कोई होल्डिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, ठीक है। तो इसको बोला जाता है प्री एक्विजिशन पीरियड। इसको कौन सा पीरियड कहा जाता है, प्री एक्विजिशन पीरियड। मतलब इस पीरियड में कोई होल्डिंग का कंट्रोल नहीं था, कंट्रोल तो 1 दिसंबर से आया, मतलब कंट्रोल यहां से शुरू हुआ। इसे कहा जाता है पोस्ट एक्विजिशन कंट्रोल। तो आपको दो बातें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, और इसी रेशियो को क्या कहा जाता है, टाइम रेशियो, कि प्री एक्विजिशन पीरियड कितना है और पोस्ट एक्विजिशन पीरियड कितना है। जिस दिन एक्वायर्ड हुआ उसके पहले वाली डेट को कहा जाता है प्री एक्विजिशन पीरियड, मतलब इसमें होल्डिंग का कोई भी अधिकार नहीं है। बट पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में होल्डिंग और माइनॉरिटी शेयर होल्डर, इन दोनों का अधिकार है, बट मेजोरिटी जो भी पावर रहेगा वो होल्डिंग के पास रहेगा। तो आपको इस तरीके से दूसरा पॉइंट किस चीज के बारे में निकालना है, आपको टाइम रेशियो, इसे हम पीरियड वाइज रेशियो भी कह